Hello students, welcome back to our channel DKK पाठशाला। आज हम जो इसमें बात करेंगे we will gonna talk about the continuity। ठीक है, हम लोग continuity के बारे में बात करेंगे। हमने पहला हमारा चैप्टर था लिमिट, जो कि हमने हमारे पिछले क्लास में हमने कवर कर लिया है। इस वाले क्लास में हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्लास जो आएगा उसमें हम लोग लिमिट हो गया, कॉन्टिन्यूटी हो गया, उसमें हम लोग ना डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। तो आपका ये जो एनसीईआरटी है ना वो तीनों फेजेस में कवर हो जाएगा। आप समझ रहे हो, 1 घंटे का पूरा ये लेक्चर है सिर्फ और सिर्फ लिमिट के ऊपर, जिसमें सारे के सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हमने करे हैं। इसमें भी हम कॉन्टिन्यूटी का हम लेके आए हैं, सेकंड पार्ट है ये। इसमें भी हम सारे के सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करेंगे। एंड देन इसके बाद हम एक नया पार्ट और लेके आएंगे, पार्ट 3, जिसमें आपका डिफरेंशियबिलिटी होगा। एंड डिफरेंशियबिलिटी के हम सारे आपके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपके 3 पार्ट्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। नाउ इट्स योर चैनल, आपका अपना चैनल है डीके के पाठशाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, कौन से हम कवर कर चुके हैं। लिमिट वाला हमारा डन हो चुका है। अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कॉन्टिन्यूटी होगा। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे, हमारा जो पार्ट 3 आएगा, दैट इज फॉर योर डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी का आपका पार्ट 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। लिमिट के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि लिमिट का जो सेंस होता है वो क्या होता है। लिमिट का सेंस होता है आपका अप्रोचिंग। कॉन्टिन्यूटी को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे लिमिट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। लिमिट का जो मतलब होता है दैट इज एक सिंपल वर्ड में हम लेके आए थे, दैट इज अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का सेंस होता है कि आपका मान लो कोई भी आपका जैसे कि ग्राफ होता है। ठीक है, कोई वैल्यू आपको यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव जाते हो, यहाँ से अप्रोच कर रही है, आप थोड़ा आगे जा रहे हो तो भी इधर की तरफ ही अप्रोच कर रहे हो। तो मेनली हम जो वैल्यू मान लो 2 है या कोई भी वैल्यू होती है, हम उसको मान लेते हैं कि यही उसका वैल्यू होगा, क्योंकि अप्रोच कर रहा है। इसके थोड़ा आगे से भी मैं देख रही हूँ तो वो इसकी तरफ ही इशारा कर रहा है, इससे थोड़ा पीछे से मैं देखती हूँ तो इसकी तरफ ही इशारा करता है, और इस पे तो ये है ही। तो मतलब हम लिमिट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। हमारा कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि when there is no break in the path of any function, then it is called continuous function। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा, मैं बताती हूँ। जैसे कि मान लो आपका आपका जो कॉन्टिन्यूटी वाला फंक्शन है ना, या फिर कॉन्टिन्यूटी वाला आपका जैसे चैप्टर है, तो इसमें जो मेन हम बोलते हैं ना वो सारा का सारा ना ग्राफ का काम होता है। इसमें कुछ नहीं बोला है आपका। मान लो कोई भी ग्राफ है, मान लो ऐसा ऐसा गया। ठीक है, तो बताओ ये ग्राफ आपको कैसा दिखता है? आपको कॉन्टिन्यूस दिख रहा है या नॉन कॉन्टिन्यूस दिख रहा है? अब आप सबसे पहले ग्राफ का नेचर जानने के लिए आप ये कहोगे कि यार मैम आपने गलत क्वेश्चन पूछा। क्यों? आपने गलत क्वेश्चन ये पूछा कि हम ऐसे बिना इसके डोमेन के हम नहीं बता सकते हैं कि कैसा इसका नेचर है। आप सबसे पहले मैम मेरे को डोमेन क्लैरिफाई करो कि डोमेन क्या होगा आपके इस ग्राफ का। जैसे कि अगर मैंने कहा कि यार x बराबर a मान लो यहाँ पे स्टैंड करता है, x बराबर y यहाँ पे स्टैंड करता है। अब आप मेरे को इतने बीच का बताओ इसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा। आप कहोगे यार चलो देखते हैं। मैंने पेन लगाया लगाया, मैं पेन कहीं उठा नहीं रही हूँ, मैं तो सीधा सीधा पेन चला रही हूँ। तो यार मेरा पेन ना कहीं उठा नहीं है। ठीक है, मेरा ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस है भाई, सिंपल एज इट इज। मैंने कहा भाई ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप मान लो आपके आपका ये वाला एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल। ठीक, आपको यहाँ पे ये बोला गया कि आप इसका बताओ कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं। जानने के लिए तो कभी आर बोल सकते हैं, डोमेन कुछ भी बोल लें, लेकिन एज अ गुड स्टूडेंट आपका कहने का साइंस यहाँ पे ये आएगा कि यार टीचर जी मेरे को डोमेन बताइए, मैं ऐसे ग्राफ का नेचर या फिर ऐसे मैं कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियलिटी में नहीं बता सकती जब तक आप मेरे को रेंज नहीं बताओगे। तो जब आप मेरे को सॉरी डोमेन नहीं बताओगे, तो आपने मेरे को डोमेन बताया कि यार इस एक पॉइंट से ना यहाँ तक आपको बताना है कि ये ग्राफ का नेचर कैसा है।
आप देखोगे, आप कहोगे कि यार मैंने पेन उठाया, पेन तो मेरा सीधा-सीधा चल रहा है, तो इसका मतलब मैंने बोल दिया सिंपल सी भाषा में, मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं मैंने कह दिया कि यार कॉन्टिन्यूअस है। आगे बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस का यहाँ पे क्या सेंस आता है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ डेफ़िनेशन पढ़ी है कि ब्रेक नहीं आ रहा है मेरे ग्राफ पे। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि मेरा कोई भी ग्राफ है, कोई भी फ़ंक्शन है, उस पे ना ब्रेक नहीं आ रहा। उसका जो नेचर है, उस पे ब्रेक नहीं आ रहा। वो जहाँ तक जितना दिया जा रहा है, उतना ही चल रहा है। दैट इज़ व्हाट कॉन्टिन्यूटी। ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा सिंपल मीनिंग में समझते हैं। तो मैथ्स की भाषा में समझने से पहले हम कॉन्टिन्यूटी को अब क्या करेंगे, इसको रियल भाषा से समझेंगे कि रियल भाषा में कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता ही क्या है। देखो, जैसे कि आपका फ्लो ऑफ वाटर है। कैसे? मान लो आपकी जो नदी है ना भाई, नदी ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ये गई, ये गई, ये गई एंड देन ये गई। तो मैंने पीछे ग्राफ क्या बनाया था मैंने ग्राफ भी तो ऐसे ही बनाया था ना। मैंने कहा कोई भी फंक्शन होगा ऐसे, 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 ऐसे। तो क्या ये उसको रिप्रेज़ेंट नहीं कर रही है? बताओ, आप ही बताओ। उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये। तो फ्लो ऑफ वाटर है तो आपको क्या दिखता है? आप क्या बोलोगे कि ये जो फ्लो ऑफ वाटर है, ये जो नदी है कैसी है? आप बोलोगे कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? ये बताओ। आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, आप क्या बोलोगे कॉन्टिन्यूअस है या फिर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है? तो ऑब्वियसली यार आप लोग कॉन्टिन्यूअस बोलोगे ना कि ये कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे ही सिमिलरली आपकी जो रेज़ ऑफ लाइट होती है, फ्लो ऑफ लाइट बोल सकते हो आप कि ये देखो कितना स्ट्रेट पाथ हो रहा है ये। ये कहीं रुक रही है क्या? कहीं इन्होंने ब्रेक किया है क्या? नहीं किया है ना, सीधी-सीधी चल रही है। तो आप क्या बोलोगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इनके पाथ में कोई ब्रेक ही नहीं आया, स्लो चल रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये नहीं होता कि एकदम से स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए या एकदम से स्पीड होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये देखो ना, मैंने दोनों एग्ज़ाम्पल लिए आप लोगों के लिए कि या तो बहुत फ़ास्ट चीज़ भी आ जाएगी, या तो बहुत फ़ास्ट हो जाएगा एकदम से स्ट्रेट, या फिर बहुत काल्म चलेगा। तो दोनों ही प्रकार से कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं, बट उसका जो पाथ है ना, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। इतना सा सिंपल सा मीनिंग आपका पड़ता है। रियल लाइफ में कॉन्टिन्यूटी का मैं मतलब आपको बता रही हूँ। स्कूल का यहाँ पे क्या सेंस है? स्कूल का मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ पे स्कूल का एग्जाम्पल क्यों लिया? जैसे कि देखो, आप पहले आपने पढ़ा, फर्स्ट क्लास में आए आप, ठीक? देन सेकंड में आए, देन थर्ड में आए, फिर फोर्थ में आए, फिफ्थ में आए। आपकी प्रोसेस चली कि नहीं चली? चली कि नहीं चली? अब आप क्या करते हो? 10th में आए आप, 11th में आए आप एंड देन 12th में आए आप। तो अब आप एक बात बताओ, आपने 9th किया, ठीक है ना? 9th किया आपने, अब क्या 9th के बाद आप डायरेक्टली 12th में आ गए? नहीं ना। 9th के बाद आपने 10th किया, फिर उसके बाद 11th करोगे, देन उसके बाद आप 12th पे आओगे ना। तो आपने कॉन्टिन्यूटी बनाई कि नहीं बनाई? बताओ, आपने कॉन्टिन्यूटी बनाई ना। कॉन्टिन्यूटी आपने क्या बनाई कि यार पहले मैं 10th करूंगी, फिर मैं 11th करूंगी, फिर मैं 12th करूंगी, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करूंगी, उसके बाद मैं जो भी आपको करना है, या फिर 12th के बाद किसी किसी की होती है भाई मैं एनडीए का एग्जाम दूंगा या दूंगी, जो भी है। तो आपकी एक प्रोसेस होती है ना यार। तो पहले 10 से 11 जाएगा कॉन्टिन्यूस, 11 से 12 जाएगा। ग्रेजुएशन एनडीए लो ही मत अभी, ये आपको कंफ्यूज करेगा। आप देखो 10 से 11, तभी तो आप 11 में 12th आओगे ना यार। ये कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करते हैं कि ये भी तो आपका कॉन्टिन्यूस नेचर ही तो आया। वन के बाद 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। 1 के बाद डायरेक्टली 5 नहीं हो सकता। 2 से पहले डायरेक्टली 5 नहीं हो सकता। 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूस नेचर बना है। कुछ बढ़ता है तो बढ़ता ही है। जैसे लाइक आपने फर्स्ट क्लास किया, सेकंड क्लास किया, थर्ड क्लास किया, फोर्थ क्लास किया, तो आपका एक कॉन्टिन्यूस नेचर रहा है। उसको क्या बोलोगे आप? कॉन्टिन्यूस नेचर बोलोगे आप, ठीक है ना? उसको कॉन्टिन्यूस नेचर बोलोगे आप। जैसे आपकी एज होती है, तो पहले आप 1 साल के हुए होगे, फिर 2 साल के होगे, फिर 3 साल के होगे। ऐसा तो नहीं है कि आप 1 साल के हो गए फिर आप डायरेक्टली 3 साल के हो गए कि यार मम्मी पिछले साल मेरा बर्थडे ना 1 ईयर का था, अब मैं 3 साल का हो गया हूँ।
या पहले मैं 10 साल का था, अब मैं 30 साल का हो गया हूँ, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो ये चीज होती है। तो क्वांटिटी का मतलब ये चीज होती है। आपने समझा क्वांटिटी का मतलब? एक बार और देख लो। क्वांटिटी का मतलब सिंपल होता है, जैसे कि आपके पानी का फ्लो है, चलता चला जा रहा है, सिंपल है। क्वांटिटी का मतलब फ्लो ऑफ लाइट हो गया आपका, मतलब इनके बस नेचर देखो आप कि इनके पास में कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, उसको कॉन्टिन्यूस बोल रहे हैं। सिंपल सी भाषा की 10th 12th का जो भी कॉन्सेप्ट मैंने लिया वो लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, मैंने आपको एग्जाम्पल कौन से लिए थे? मैंने एग्जाम्पल लिया था एक ये वाला। क्यों ले लिया मैंने एग्जाम्पल? भाई फंक्शंस होते हैं ऐसे, फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस जैसे आपके काम करते हैं, तो मैंने उठा लिया। ये क्या है? नेचर है ना उस ग्राफ का, मैंने उठा लिया। आपका कोई भी ग्राफ होता है, उसका नेचर ऐसा 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 जाता है, तो ये भी मैंने उठा लिया। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं होता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उसके ग्राफ बनते हैं, बस दैट्स इट। तो यही मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो नेचर होता है ना, या मैं रियल इमेजेस से मैं बताने का ट्राई करती हूँ, बिकॉज मैथ बहुत सारे बच्चों को ना हाइपोथेटिकल लगती है कि क्या पढ़ा दिया मैथ्स में, कुछ समझ नहीं आता, दिमाग से ऊपर से निकलता है। तो इसलिए मैंने जो मैं क्लास ले रही हूँ, इसमें मैंने जानबूझ के मैंने इसमें जो इमेजेस डाली हैं वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल वे में डाली है, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अब जब भी आप घर की अपनी सीढ़ियाँ देखोगे ना, आपको क्या याद आएगा? आपको ग्राफ याद आएगा कि यार मैम ने ना ग्राफ पढ़ाया था जिसका नेचर ऐसे ऐसे था, जो कि कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं हो रहा था, तो वो कॉन्टिन्यूस हो गया था। तो क्या मैं घर पे जब स्टेज पे चढ़ूंगा या चढ़ूंगी तो मुझे मैथ्स की क्लास याद नहीं आएगी? मैथ्स की क्लास याद नहीं आएगी तो क्या मैं घर पे मम्मा से ये नहीं बोल सकती मम्मा स्टेज ना कॉन्टिन्यूस है, देखो स्टेज मम्मा कॉन्टिन्यूस है, ये नॉन कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, स्टेज का जो नेचर है वो कॉन्टिन्यूस है। आप अपनी मम्मा को भी मैथ्स पढ़ा देना जाके, देख लो मम्मा आता है कि नहीं आता। सिमिलरली ये देखो रोड है, ऊपर नीचे है, ये स्ट्रेट नहीं है, ऊपर नीचे है, तो ये कॉन्टिन्यूस है ना, इसने कहीं ब्रेक तो नहीं लिया ना। आपको कहीं आप गाड़ी चलाओगे, आपको कहीं रोकना पड़ेगा? आप बताओ, आप कहीं ब्रेक लोगे या फिर कुछ करोगे? आप बताओ, सीधा सीधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? या फिर आप यहाँ पे चलोगे, ऐसा तो नहीं है कि आपको कहीं रुकना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, जुगाड़ करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, ऐसा तो नहीं है। एक पे रखोगे तो इस पे रखोगे, इस पे रखोगे, इस पे रखोगे, तो एकदम नेचर चलता चला जा रहा है, फ्लो बहता चला जा रहा है, गाड़ी सीधी चलती चली जा रही है। दैट इज ओनली वॉट ये कॉन्टिन्यूटी। कह दो यार कॉन्टिन्यूट कॉन्टिन्यूस है चीजें। समझ गए कि नहीं समझ गए यार? इससे बेस्ट एग्जांपल्स मुझे नहीं लगता हो सकते हैं रियल लाइफ के लिए। एंड आई होप आपको समझ में आया हो कि कॉन्टिन्यूस का सेंस क्या होता है। ये रियल लाइफ का मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा हम मैथ्स की भाषा में समझेंगे कि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है। ठीक है, आ जाओ भाई। तो आ जाते हैं मैथ्स की भाषा पे। मैथ्स क्या कहती है? मैथ्स ये कहती है कि आपका जैसे, इसको मैं अलग से समझाती हूँ कि आपका कोई भी, जैसे कि मान लो आपका ग्राफ होता है, कोई भी आपका लाइक नेचर हो गया, मैं स्ट्रेट लाइन ले लेती हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैंने कहा ये रहा, ठीक है। अब एक मैंने ना पॉइंट ले लिया, मैंने कहा मैं इस पॉइंट के बारे में भी बात करती हूँ कि ये पॉइंट आपका कॉन्टिन्यूस होगा या फिर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। अब मैं क्या देखती हूँ यार, पता है क्या? मुझे आपने ना सिंपल सा एक पॉइंट दिया है कि भाई आप इस पॉइंट पे देखो, ए पॉइंट पे देखो कि कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। मुझे ना इस वाले पॉइंट से ना कोई मतलब नहीं पड़ेगा, फिर मुझे इस वाले पॉइंट से ना कोई भी मतलब नहीं पड़ेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट से मतलब पड़ेगा, किससे? ए से। क्योंकि मुझे तुम्हारी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, मुझे तुम्हारी नहीं करनी, मुझे तुम्हारी नहीं करनी, मुझे तुम्हारी करनी है। अब इसको कैसे देखेंगे? अब अब क्या होता है ना कि यार जब ए है तो मैं ये देखूंगी कि इसके थोड़ा सा पहले इसकी क्या वैल्यू आ रही है, इसके थोड़े से बाद इसकी क्या वैल्यू आ रही है, और इस पॉइंट पे इसकी क्या वैल्यू आ रही है। मैं बस इतना देखूंगी। आप खुद बताओ ना, आपको क्या दिखता है? ये कॉन्टिन्यूस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? आपने कैसे पता कर लिया कि कॉन्टिन्यूस होगा? क्योंकि इसका नेचर एकदम कॉन्टिन्यूस है यार, पेन चला है, पेन उठा नहीं है, कोई ब्रेकिंग का कोई सीन नहीं है। तो अब हर फंक्शन के ऐसा होता है ना कि हमने यहाँ तो ग्राफ से हम बता सकते हैं, ग्राफ आपको पता है, ग्राफ से बता दिया।
पर हर फंक्शन का आप ग्राफ थोड़ी बनाते रहोगे। आपको y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ पता है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन का ग्राफ पता है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, मान लिया। क्या आपको y इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस साइन एक्स इसका ग्राफ पता है आपको? क्या आप बना लोगे इसका ग्राफ? नहीं ना। तो हर जगह क्योंकि हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं तो हमने ना इसकी एक डेफिनेशन बनाई है, और वो डेफिनेशन भी प्रिडिक्ट ये करती है, वो डेफिनेशन भी ये आपको बताती है कि यार देखो कॉन्टिन्यूस का ये सिंपल सा होता है कि आपको जिस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी निकालनी है, आप उस पॉइंट को देखो, उसके थोड़ा सा आप आगे देखोगे, उसके थोड़ा सा आप पीछे देखोगे। अगर तीनों पे वैल्यू आपकी लाइक सी, मान लो इस पे कोई भी वैल्यू आ रही है, सी आ रही है, ठीक है, उसके आगे पे भी आपको वही वैल्यू मिलती है, उसके पीछे भी आपको ऑलमोस्ट वही वैल्यू मिलती है, तो यानी कि उस पॉइंट पे आपका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ये हमने मैथ्स की भाषा में ये हमें बता दिया गया है ऐसे। तो अब हमें कोई भी फंक्शन दिया जाता है तो हम उसका ग्राफ नहीं देखते, हम कुछ नहीं देखते, हम सीधा सीधा फंक्शन देख लेते हैं कि यार जो आपको पॉइंट दिया है उससे थोड़ा सा पीछे ले लो और थोड़ा सा आगे ले लो और उस पॉइंट पे ले लो। अगर तीनों का वैल्यू बराबर आ जाए तो मैं कह दूंगी इस पॉइंट पे मेरा जो ग्राफ होगा या फिर जो मेरा फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। दैट्स इट, एज सिंपल एज इट। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, अभी तक तो नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पीछे वाला वैल्यू होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जो आगे वाला वैल्यू होता है जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट पे हम निकालने की बात कर रहे हैं वो होता है लिमिट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि LHL, RHL एंड एफ ऑफ सी। ठीक है, जब हम थोड़ा सा पीछे निकालने की बात करते हैं ना तो हम, जैसे मैंने आपको लिमिट में सिखाया है कि हम एक एच मान लेते हैं, जो कि होता है ना, मतलब यार बहुत ही नॉर्मल सा डिफरेंस होता है, तो एच जो आपका टेंड करता है ना बहुत जीरो को टेंड करता है, कि मान लो मुझे ना टू की बात चाहिए, मुझे बहुत ही कम, लाइक यू नो 1.9999999, मुझे इतना भयंकर यहाँ पे इससे भी आगे पॉइंट चाहिए कि मुझे यहाँ निकालना है, तो मैंने ना एच मान लिया, ऑलमोस्ट जीरो होता है जिसकी वैल्यू लाइक 0.0000000 बहुत पीछे तक जाती है एच का वैल्यू, जो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो वो मैं करती हूँ, पीछे निकालने के लिए मैं उसी को ही टू में से मैं माइनस कर दूंगी, आगे निकालने के लिए वही में से प्लस कर दूंगी, तो वही मुझे आगे का वैल्यू दे देगा, थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा आगे, वही मुझे बहुत ही थोड़ा सा पीछे का वैल्यू दे देगा, और मैं आराम से वैल्यू अपनी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल लूंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट की कोई दिक्कत तो नहीं हुई, यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया जाता है उस पे आपको कॉन्टिन्यूटी आपको निकालनी है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, हम उस पॉइंट की लिमिट देखेंगे, उसका राइट हैंड लिमिट देखेंगे एंड देन उसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिमिट, अगर तीनों इक्वल आ जाए तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, अच्छा ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कॉन्टिन्यूअस होने के लिए, अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस होने के लिए उसको पहले लिमिट उसकी एग्जिस्ट करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि जो एल आर एच एल होता है वो एल एच एल के बराबर होता है, एक होता है ना लिमिट वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब वो कॉन्टिन्यूअस होगा, उसके बाद डिफरेंशिएबल पे आता है। तो जब आप डिफरेंशिएबिलिटी की केस आप पढ़ोगे ना तो आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी इस पॉइंट पे, ठीक है, फिर आप शो करोगे कि कॉन्टिन्यूअस है, देन आप शो करोगे कि डिफरेंशिएबल है। ये प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, पर अभी सिर्फ और सिर्फ हम इस पे फोकस करेंगे क्वांटिटी पे। क्वांटिटी कैसे निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन एट दैट पॉइंट या वैल्यू एट दैट पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अब आपको सिंपल सा आपको फंक्शन दिया हुआ है 2x+3, ठीक, x इक्वल्स टू 1, मुझे मैथ समझ नहीं आती, ठीक,
मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मुझे सही में नहीं पता क्या करना है। एज एन स्टूडेंट मैं ये सोच रही हूँ मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। पर मुझे ये पता है कि श्वेता मैम ने मेरे को ये पढ़ाया है कि जब भी आपको क्वांटिटी चेक करनी हो ना यार, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी आपका फंक्शन दिया हो, मेरे दिमाग में एक बत्ती जलेगी कि यार ये होना चाहिए। एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल एट फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो भी आपको दिया हो, वो तीनों बराबर होने चाहिए। जब आप एल एच एल निकालोगे तो माइनस लगाना पड़ता है, ऐसे करके वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको एक्स की जगह पे। जब आप प्लस बाहर आगे के लिए निकालोगे, राइट हैंड लिमिट आप उसकी निकालोगे, तो आप थोड़ा सा प्लस कर दोगे तो राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे निकालना तो आप सीधा सीधा 1 रख दोगे। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, देखो। तो जब आप निकालोगे ना तो देखो एल एच एल जो हो जाएगा 2 1 माइनस एच प्लस का 3। ठीक है, देन और 2 हो जाएगा माइनस टेंस ऑफ 2 एच प्लस का 3, क्या हो गया 5 - 2 एच, जहाँ पे आपका जो एच है, एच कहाँ पे जाएगा, टेंस टू 0। तो यानी कि आपका 5 आ गया। ध्यान रखो क्योंकि स्पेस इसमें स्पेस नहीं है ना एक्चुअली, तो आप ध्यान रखो कि भाई आपका जो आर एल एच एल आया वो क्या आया, 5 आया। अब आर एच एल निकालें, आर एच एल में क्या करना है, 1 + एच रख दो, 1 + एच प्लस का 3। ठीक है, तो 2 + 2 एच प्लस का 3, यानी कि 5 + 2 एच, और एच की टेंस वैल्यू क्या है, 0 है एच, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 5। यानी कि एल एच एल और आर एच एल तो बराबर आ गए। अब हम लगे हाथों, वो भी ध्यान रखो, देखो ये 5 है ये भी 5 है, ठीक है। अब क्या निकालना है, एक्स बराबर 1 रख दो। एफ ऑफ 1 जब आप रखोगे तो यार दिख रहा है कि, या जब आप इधर 1 रखोगे 3 4 5 तो 5 ही आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या देख लिया, आपने यहाँ पे देख लिया कि यार एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि तीनों चीजें बराबर है तो बस कॉन्टिन्यूस है, सोचने की कोई बात ही नहीं है कि नहीं, सिंपल है ना। आगे बढ़ो। अब जैसे कि ये आपका ग्राफ आता है कि examine whether the function f is given by f x is equals to x is continuous at x equals to 0। हमें किसी भी पॉइंट पे वो दे सकते हैं। अब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0 है। मैं वैसे क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट बनोगे या हो अभी, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि यार आपको ग्राफ आने चाहिए, कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया ना तो आपके दिमाग में ना ग्राफ बनना चाहिए यार। क्यों, मैं चाहूंगी ना कि आपके दिमाग में पहले से ही इमेज बने कि हाँ भाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है। आपको पता होना चाहिए ना कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता होना चाहिए। क्यों, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे ये चीज आती है कि यार x बराबर 0 पे आपको वैल्यू निकालनी है। अब क्या होता है ना कि अगर आपको ग्राफ पता है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो। अब क्योंकि अगर आपको ग्राफ के बारे में नहीं पता, तो अब जैसे कि स्ट्रेट लाइन था, पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो ये था y इज इक्वल्स टू 2x + 3, हमें नहीं पता, पर मुझे पता ना कि y इज इक्वल्स टू mx + c का ग्राफ आएगा। ये मुझे इतना पता है कि यार कुछ ना कैसा भी ऊपर ग्राफ बनेगा ऐसे। कैसे बनेगा ग्राफ, ग्राफ इसका ऐसे बनता, ये रहा ग्राफ। तो मुझे दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन है, कॉन्टिन्यूस ही होती है। आप मुझे 1 पे पूछ लो, मुझे 2 पे पूछ लो, 3 पे पूछ लो, 4 पे पूछ लो, -1 पे पूछ लो, हर किसी पे इसका आंसर सेम ही आता। ये होता है तरीके, ग्राफ से इतने फायदे होते हैं। तो अब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल एच एल निकालेंगे। एल एच एल का मतलब कि एक्स, अब मैं डायरेक्ट रख रही हूँ कि एक्स की जगह, क्योंकि 0 आपको दिया गया है तो हम 0 से शुरुआत करते हैं। तो 0 - एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और एच आपका 0 को टेंड कर रहा है तो दैट मीन्स 0। एल एच एल हो गया। अब आर एच एल निकालेंगे। आर एच एल होता है 0 + एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, तो एच टेंस टू 0 दैट मीन्स 0, और x बराबर 0 पे तो 0 हो ही जाएगा।
तो तीनों की वैल्यू क्या है, 0 0 0। दैट मीन्स आपका ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि अब ये क्वेश्चन आता है कि डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, इसकी आप क्वांटिटी डिस्कस करो, ये आता है। इसमें कुछ है, देखो देखो तरीके होते हैं यार। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत अलग होगा। आपको सी मानना पड़ेगा एंड देन फिर सी आप एक पर्टिकुलर पॉइंट मानोगे, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं दिया गया। तो आप लेट करोगे कि लेट मान लो कि x बराबर a पे या फिर c पे आपसे कहा गया कि इसकी क्वांटिटी चेक करो। फिर आप फंक्शन में रखोगे, फिर c से एक कदम पीछे लोगे तो फंक्शन पे जो आएगा वो सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस वन आएगा। ठीक है, फंक्शन पे जब आप c रख रहे होगे तब की बात है। ठीक है, फिर आप एल एच एल लोगे, सी माइनस एच लोगे। तो जब आप सी माइनस एच करोगे यहाँ पे तो ये खुलेगा, जो भी है। वैसे यार खोलने की तो सही में जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट होता है ना, क्योंकि एच तो जीरो ही टेंड करेगा ना, तो यही आ जाएगी आपकी वैल्यू। तो जब आप एफ सी प्लस एच करोगे तो भी सी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सी प्लस एच आ जाएगा यहाँ पे, सी प्लस एच का होल स्क्वायर देन माइनस वन, और यहाँ पे एच जीरो को टेंड करेगा, ये सेम वैल्यू आएगी। तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाता है हर पॉइंट पे। क्योंकि आप यार एनडीए का एग्जाम देने वाले हो, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगी कि यार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मुंह जुबानी आने चाहिए। ये वाला मुंह जुबानी आना चाहिए, ये भी मुंह जुबानी आना चाहिए कि इसमें ना कोई भी ऐसा पॉइंट, इसमें डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट ही नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हो, लाइक चलो ये थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, बट आप इतना तो देख सकते हो ना कि यार वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो ग्राफ होता है ऐसे जाता है, इसका कोई डिस्कॉन्टिटी का पॉइंट नहीं है। मैं आपको डिस्कॉन्टिटी का पॉइंट बताती हूँ क्या होता है। डिस्कॉन्टिटी के पॉइंट ये होते हैं कि ग्राफ आपका जहाँ नेचर चेंज कर रहा होता है वहां पर ही डिस्कॉन्टिटी वाला सीन बनता है। दैट मीन्स मान लो जैसे आपका जो ग्राफ है ना ऐसा गया, ये आपका ग्राफ गया है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ना देखने की मुझे कोई जरूरत नहीं, यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूस रहेगा, यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूस रहेगा, यहाँ से यहाँ तक रहेगा, यहाँ से यहाँ तक रहेगा। मुझे चेक कहाँ करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा इन पॉइंट्स पे। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे ये देखो, आप जूम कर लो, जूम होगा क्या, देखो तो आप ये देखोगे कि देखो इधर लेफ्ट हैंड पे ये इंक्रीज हो रहा है, राइट हैंड पे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये ना अपना नेचर चेंज कर रहा है। यहाँ पे ये इंक्रीज बढ़ रहा है इधर, और यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा इसका नेचर। तो क्योंकि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो ये जो मेन पॉइंट है ये, यहाँ पे इसका नेचर हम डिफाइन करेंगे कि भाई ए पे बताओ कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूस होगा डिसकॉन्टिन्यूस, ये पॉइंट है सोचने वाला। लेकिन अगर मान लो ये जीरो से ए है तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जीरो से पे स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन हमेशा ही कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होती है। ठीक है, ए से मान लो ये बी आ जाता तो आपसे कहते ए से बी बताओ, अरे कॉन्टिन्यूस रहेगी डिफरेंशिएबल भी रहेगी, लेकिन आपसे ए बोला जाएगा तो ए खतरनाक रहेगा, क्योंकि ए से पीछे जो है वो इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। ए से जब थोड़ा आगे बढ़ोगे आप, ये डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है, तो ए को चेक करना इज एन इम्पॉर्टेंट वन। अगर ऐसा कुछ नेचर नहीं बन रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, ये चीज होती है बस। तो अब जैसे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, रुको, तो अब जैसे कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बनता, तो इसमें हमें ना यहाँ तक का चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसका एक सा नेचर है, इंक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। यहाँ जीरो पे देखने की जरूरत थी, क्योंकि इससे पहले क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जीरो के बाद इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे यहाँ देखने की जरूरत थी। बट क्योंकि पैराबोला जो होता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट कर्व होता है ये, तो ये कॉन्टिन्यूस ही रहता है। एकदम स्लेंट जो कर्व होता है ये डिस्कॉन्टिन्यूस, इस यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे हम नहीं कह सकते। ये सॉफ्ट कर्व्स होते हैं ना ऐसे ऐसे, ये भी कॉन्टिन्यूस ही होते हैं, तो ग्राफ पता होता है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज है। और इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में ये चीज थी कि ऐसा कोई नेचर ही नहीं। अब हमें नहीं पता ना कि पॉइंट क्या है, हमें इसका ग्राफ भी नहीं पता, ना हमें पॉइंट पता, तो हम लेट कर लेंगे, सी कर लेंगे, तो हम कह देंगे ठीक है यार तुम्हारा अपना कोई नेचर होगा, तो हमने वैसे चेक कर लिया, कोई दिक्कत। देखो क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं, मैं बताने को तो
मेरे दिमाग में ना अभी इतनी सारी बातें आ रही थी कि मैं और ये बता दूँ और ये बता दूँ, बट अभी बताना इज़ नॉट गुड, क्योंकि अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। हम और आगे के क्लासेस जो करेंगे उसमें हम थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस लेंगे जो कि आपके आईआईटी मेंस में आए हुए हैं, एनडीए में आए हुए हैं। तो जो आईआईटी वाले जो थोड़े बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, तो उससे और बेटरली आपको समझ में आएगा। बट अभी अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का आपका अलजेब्रा क्या होता है, मतलब कि ये कि सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस एट ए नंबर सी, देन इसका मतलब ये होगा कि मान लो एक फंक्शन आपका एफ है और एक फंक्शन आपका जी है, और इसमें पहले से कह दिया कि ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर एफ प्लस जी आप करोगे ना, मान लो मैंने प्लस कर दिया, तो इन दोनों का जो सम होगा, जो नई फंक्शन बनेगा वो भी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मैं माइनस कर रही हूँ तो भी कॉन्टिन्यूअस, पर कब? ये तब के लिए है कि जब आपका एफ, जो एफ फंक्शन है और जी फंक्शन है वो सी पर अगर कॉन्टिन्यूअस है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करिए। ये नहीं है कि सी पे कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ पे डी लगा दिया कि डी पे बताओ, डी पे वो क्या पता कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो, क्या पता हमें। तो डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको डोमेन देखना ना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। ये हर चीज़ ना डोमेन पे डिपेंड करती है। तो अगर सी है, मैंने सी की बात करी है, तो यहाँ पे मैं हर जगह सी ही की बात करूंगी, तो ये जो फंक्शंस होंगे ना उसके लिए ही होंगे। तो अगर एफ और जी सी पे कॉन्टिन्यूस है तो उसका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, कहाँ पे? सी पे। उनका सप्रेट्स भी कॉन्टिन्यूस होगा, कहाँ पे? सी पे। उनका डिवाइड भी कॉन्टिन्यूस होगा, कहाँ पे? सी पे। उनका मल्टीप्लाई भी कॉन्टिन्यूस होगा, कहाँ पे? सी पे। ठीक है, ओके, सिंपल था। इसमें भी कुछ खास चीज नहीं है यार, इसमें बस जो भी पॉइंट है ना वो लैम्डा वाले पॉइंट है कि मान लो आपका कोई फंक्शन है, एंड मान लो आपका कोई ये फंक्शन है, ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूस है, तो ये लैम्डा टाइम्स हो जाए तो क्या ये कॉन्टिन्यूस रहेगा? ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस रहेगा, सिंपल सी बात है ना। और या मान लो आपका ऐसे कि कोई फंक्शन है, तो मान लो लैम्डा डिवाइड में जी एक्स हो जाए, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना यार। आप जो क्वांटिटी चेक करोगे वो वन अपॉन जी एक्स की चेक करोगे, लैम्डा की नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि लैम्डा आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कांस्टेंट आपका हमेशा उसकी लिमिट का क्या मतलब कॉन्टिन्यूटी हो, कॉन्टिन्यूस भी रहता है और वो डिफरेंशिएबल भी रहता है। तो कांस्टेंट का ना कोई मैटर नहीं पड़ता, कांस्टेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें बस इतनी सी बात है। ठीक। अब जैसे कि सपोज एफ एंड जी, ये एक आपका नोट है कि सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी इज डिफाइंड एट सी। देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि मान लो एफ आपका फंक्शन है, जी आपका फंक्शन है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस है। इनका सम माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सभी कॉन्टिन्यूस होगा। नई फंक्शन बनेगी, मान लो वाई एक्स बन गया या फिर वाई बन गया, कोई नया फंक्शन, ठीक है, वाई बन गया, तो फिर वो पूरा फंक्शन आपका कैसा रहेगा? कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। ठीक है, अब मान लो ये जो अलग अलग था ना, प्लस किया, माइनस किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, अब मान लो वो नया फंक्शन ना एफ ऑफ जी बन जाए। आपने पढ़े होंगे ना एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, फॉग ऑफ करके, तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर एफ आपका कॉन्टिन्यूस है सी पे, जी आपका कॉन्टिन्यूस है, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूस ही होगा। इसका बेटर बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि देखो साइन एक्स स्क्वायर है, देखो मैं बताऊँ, जैसे कि मान लो आप एक फंक्शन ले लो साइन एक्स, और एक फंक्शन ले लो आप एक्स स्क्वायर, लिया। एक्स स्क्वायर अभी हमने बताया था कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस होता है, मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, आगे डिफाइन करूंगी, पर अभी के लिए ध्यान रखो कि साइन एक्स इज एन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, वो अपने डोमेन में होता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो साइन एक्स आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक्स स्क्वायर आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सम कर दिया, मान लो कोई एक नया फंक्शन है तो मैंने सम कर दिया, तो मैं कहूंगी कॉन्टिन्यूस। मल्टीप्लाई माइनस कर दिया, मैं कहूंगी कॉन्टिन्यूस। डिवाइड कर दिया, मैं कहूंगी कॉन्टिन्यूस। और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैं कहूंगी कॉन्टिन्यूस। अब लेकिन मैंने मान लो एफ ऑफ जी कर दिया, एफ ऑफ जी मतलब
मैंने साइन के अंदर ही एक्स कर दिया, साइन एक्स नहीं किया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कर दिया। अब तो भी कॉन्टिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि एक साइन एक्स है और एक एक्स स्क्वायर है, और फॉग जब आपने किया तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कर दिया एफ ऑफ जी, यानी कि इस एक्स को उठा के इसकी जगह रख दिया है। अरे भाई ये इंडिविजुअल कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो फॉग कर लो, गॉफ कर लो, वो भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। यही आपको बता रहे हैं पीछे वाले। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखो मैंने पहले ही बता दिया है कि नॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होती है, एक बार और डिफाइन कर लेते हैं। सिंस जिस प्रकार से हमारी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होती है कि ग्राफ हमारा कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो उसके जस्ट अपोजिट आपकी नॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होती है। व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन द ग्राफ देन इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जब आपके ग्राफ में ब्रेक हो जाए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब भी ये बहुत ही अलग है, पता है क्या? देखो मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं डोमेन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है यार, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए से लेके बी तक बताओ, तो आप कहोगे कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा, पर मैं कह दूँ कि ए से लेते यहीं तक बताओ तो ये कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। अगर आप इतना पूरा देखोगे तो देखो बीच में कितने ब्रेक्स हैं, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। पर अगर आप मेरे से सिर्फ सी तक का ही पूछते हो, सी तक का यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस रहेगा, है ना? डोमेन का बहुत असर पड़ता है। आगे देखते हैं क्या सेंस है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जैसे कि ग्राफ है। तो जैसे ग्राफ है, ये अपना चल रही है, ये रोड इधर तक आ गई। पीछे जो मैंने रोड दिखाई थी उसमें कहीं ब्रेक था? नहीं था ना, एकदम सीधी चल रही थी मक्खन की तरह। यहाँ पे ये आ गया बड़ा सा ब्रेक, यानी कि यहाँ पे कोई भी गाड़ी आएगी रुक जाएगी, उसे जंप करना पड़ेगा जो भी आप करो। तो यहाँ पे बड़ा सा ब्रेक आ गया, बस दांत से उसके आगे वो मूव नहीं कर सकती, कुछ उसको जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके आगे वो मूव नहीं कर सकती। तो इसको हम बोल देते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी, कि यहाँ पे क्या है, ये इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि मान लो आपका एफ एक्स है, अभी आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है? तो ये फंक्शन है, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, इस फंक्शन को आपको ग्राफ में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता देना मेरे को, मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगी। जैसे कि अब पहला आपका कहते हैं कि जब x आपका जीरो नहीं है, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है। x जीरो है तो 2, तो पहले जीरो वाला रख लेते हैं कि जीरो पे 2 आ रही है वैल्यू, तो जीरो पे x बराबर जीरो पे y इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब जब x जीरो नहीं है तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है। तो यानी कि अब कोई भी वैल्यू होगी, बस ये पॉइंट छोड़ के यहाँ से पूरा, हम्म, पूरा जाएगा पूरा, ये ये पूरा ऐड है, ठीक है? ये हो गया, क्योंकि देखो ग्राफ देखो ना, कि जब x आपका जीरो है तो वैल्यू कितनी है, 2, यानी कि जीरो पे 2 वैल्यू हो गई है, जीरो पे 2 वैल्यू हो गई, ठीक है? और जीरो से पहले 1 वैल्यू, जीरो के आगे भी 1 वैल्यू ही आएगी, ये है। तो यहाँ पे एक ब्रेक बना आपका, ये कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक बन गया, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ब्लैक लाइन को ब्लैक वाला ही काट रहा है। क्यों काट रहा है? क्योंकि जीरो पे दूसरा वैल्यू आ रहा है ना, अभी जीरो पे 1 वैल्यू होता तो ऐड हो जाता, पूरी लाइन ऐड हो जाती तो कॉन्टिन्यूस हो जाता, पूरी लाइन ऐसे ऐड हो जाती तो कॉन्टिन्यूस हो जाता। पर ऐसा नहीं है, यस, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जीरो पे वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, यानी कि अलग आ रही है। आपकी जो लाइन है ना ऑरेंज वाली, वो नहीं जुड़ पा रही है। जीरो पे क्योंकि वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ पे हो गया आपका ये ब्रेक। इसीलिए जो फंक्शन हुआ, कैसा फंक्शन हुआ? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है जी, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो फिर आता है मॉड वाला। अब ये क्वेश्चन है, ये मॉड है, तो आपको पता है मॉड क्या होता है? डू यू नो व्हाट मॉड इज? नहीं पता तो हम बता देते हैं। मॉड का सेंस होता है,
मॉड का मतलब होता है कि जैसे कि आपकी कोई भी वैल्यू है, ठीक है, एक्स अगर है तो वो एक्स ही बाहर आएगा, माइनस एक्स है अगर तो भी वो एक्स ही बाहर आएगा, बस इतना होता है। यानी कि मॉड अपने अंदर से कोई भी नेगेटिव वैल्यू को मतलब पॉजिटिव ही आउटपुट देता है वो हमेशा। यानी ये जो उसका क्या बोलते हैं, ये आपकी जो रेंज है ना वो हमेशा पॉजिटिव है ना। और ये आपकी जो डोमेन जो उसका होता है, डोमेन आपका हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है, बस इतना होता है। मतलब मॉड से कोई भी जो वैल्यू निकलती है ना वो वैसी निकलती है, हाँ हमेशा पॉजिटिव निकलती है, बस इतना ध्यान रखो। अब ये जो आपका फंक्शन है ना, तो ये दो फंक्शन से मिला हुआ है, एक वन माइनस एक्स से मिला हुआ है और एक मॉड एक्स से मिला हुआ है और एक पूरा का पूरा मॉड एक्स से मिला हुआ है। ये आप होमवर्क में करोगे ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको हिंट देती हूँ आपको कैसे करना है। आपको एक एफ एक्स मानना है, एफ एक्स आपका हो जाएगा वन माइनस एक्स, ठीक। आपको एक जी एक्स मानना है, जी एक्स हो जाएगा आपका मॉड एक्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फिर आप मान सकते हो जैसे एफ एक्स दिया है तो पी मान लो यार, ये बहुत दिक्कत हो रही है, रुको। इसको P मान लो, इसको Q मान लो, ठीक है, दो फंक्शन हो गए। और जो आपका फंक्शन है वो एफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ P प्लस फंक्शन ऑफ Q है कि नहीं। तो एफ एक्स को निकालने की जरूरत नहीं है। एफ एक्स आज का अगर कॉन्टिन्यूस है, वो कब कॉन्टिन्यूस है, अगर आपका P कॉन्टिन्यूस होगा और आपका Q कॉन्टिन्यूस होगा, तो इन दोनों का जो एल्जेब्रा इन दोनों का सम हो जाएगा तो वो भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं, बस वही चीज है। वन माइनस एक्स है तो आप वन माइनस एक्स की क्वांटिटी चेक करोगे, सी पे चेक कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसकी आप सी पे चेक करोगे, कैसे करोगे, एक करोगे आप सी माइनस एच करके, जहाँ पे एच टेंस टू जीरो, एक सी करोगे, एक सी प्लस एच करोगे। करके दिखा दूं क्या, ये आप करोगे, मैं सेकंड वाला करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो फिर एच टेंस टू जीरो करोगे, फिर वही है एल एच एल आर एच एल और फंक्शन बराबर आ जाएगा, तो आप कहते हो कि देखो क्वांटिटी आ गई। जैसे कि मैं फंक्शन मॉड एक्स माइनस फाइव वाला कर रही हूँ, जैसे कि ये मॉड है x माइनस फाइव है, तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। इसको मैं इसकी क्वांटिटी चेक कर रही हूँ, तो मैंने कह दिया कि लेट x टेंस टू c पे मैं इसकी क्वांटिटी चेक करती हूँ कि कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है। ओके, c पे करना है कि 5 पे करना है, क्योंकि ऐसा है ना कि वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी है। चलो सी ले लो, वेयर सी फॉर ऑल सी आपका आर को बिलोंग करेगा, ऐसे ले लो। पर मैं आपको बताऊं यहाँ पे ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक पता है क्या है, x माइनस फाइव है ना, तो मॉड x का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसा बनता है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमें ना इधर देखने की कोई जरूरत नहीं, इधर देखने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पे उसका नेचर चेंज हो रहा होता है ना हम बस वहीं देखते हैं। तो इसका नेचर जैसे कि मान लो मॉड एक्स का ग्राफ था तो वो सिर्फ जीरो पे चेक हो रहा, तो वहीं चेक करना था आपको कि वो कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस होगा, बाकी कोई भी पॉइंट दिया जाए वहां पे वो कॉन्टिन्यूस ही होगा। तो ऐसे जैसे कि मॉड एक्स माइनस फाइव है, तो मॉड एक्स माइनस फाइव का जो ग्राफ होगा ना वो पॉजिटिव फाइव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे पाँच पे, ठीक है। तो इसके जो ऊपर जितना भी होगा ये यहाँ पे पाँच से ऊपर, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रहेगा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रहेगा। हमें जो चेक करना ना हमें कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, फाइव पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सी ना लेके वी विल गोइंग टू चेक एट द पॉइंट ऑफ फाइव, हम फाइव पे चेक करेंगे उसको, ठीक है। यार सही बता रही हूँ मैं, फंक्शन पढ़ रहे हो आप, ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ नहीं आता तो बहुत दिक्कत की बात है, बट आई मस्ट से ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो शुरू करो, अब एफ ऑफ फाइव ले लो, मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ अब। मॉड फाइव ऑफ फाइव क्या आ गया, मॉड ऑफ जीरो, मॉड ऑफ जीरो मतलब जीरो। अब पाँच से पहले आप लोगे, पाँच से अगर आप पहले लेते हो तो मॉड में फाइव एक्स की जगह क्या आ जाएगा, फाइव प्लस एच, यहाँ पे माइनस फाइव, ये आया। पाँच और पाँच तो कट गया, तो देन मॉड ऑफ एच आया, मॉड ऑफ एच, एच जीरो पॉजिटिव यानी कि थोड़ी सी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो जीरो दैन जीरो, फिर दिक्कत नहीं।
अब एफ ऑफ 5 नेगेटिव की बात करते हो तो मैं 5 से नेगेटिव पे मानूंगी, तो ये जो आएगा मोड ऑफ माइनस एच आएगा, जो कि एच होता है, जो कि क्या हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली क्या हो गया आपकी, ये कॉन्टिन्यूस हो गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? बस तो ऐसे ही आपको ये चेक करना है। और ये वाला होमवर्क में करना है, ये होमवर्क में करना है भाई। ठीक है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आप करोगे। कितने क्वेश्चन है? करो चलो, ये क्वेश्चन नंबर 1 करो, जस्ट डू दिस क्वेश्चन, करो फटाफट। चलो आओ, देखो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि कोई भी फंक्शन होता है हम कहाँ पे चेक करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ चेक करते हैं जहाँ पे उसका नेचर चेंज हो रहा होता है। जहाँ पे नेचर चेंज होता है सिर्फ वहीं पे हम क्वांटिटी हो गया, डिफरेंशियलिटी हो, वहीं पे चेक करते हैं। जहाँ पे नॉर्मल नेचर है वहाँ हम चेक नहीं करते हैं। मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है, हम उधर ही चेक करते हैं। तो जैसे कि अपना जो नेचर है ना, ये किधर चेंज कर रहा है, यहाँ पे देखो, एक ये -3 पे चेंज चेंज कर रहा है अपना नेचर, एक ये -3 पे कर रहा है और एक 3 पे कर रहा है। कैसे? क्योंकि -3 से जब ये छोटा है, उसके बराबर है, तो इसका नेचर अलग है। ये फंक्शन अलग, फंक्शन मतलब अलग नेचर। -3 से जब बड़ा आएगा आपका एक्स, तो इसका जो नेचर है वो अलग है। तो एक पॉइंट जो हो गया डिसकंटिन्यूटी का, वो हो गया कौन सा? अरे डिसकंटिन्यूटी का नहीं, मतलब पॉइंट जहां पर हमें चेक करना है। एक -3 हो गया और एक ऐसे ही 3 हो जाएगा कि जब 3 से छोटा है तो अलग वैल्यू, 3 के बराबर है उससे बड़ा है तो अलग वैल्यू। 1 + 3, ठीक है। इस फंक्शन को ना आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब जैसे कि इतनी कोई नीड नहीं है डिफाइन करने की, आपको ऐसी कोई नीड नहीं है। अब हमें 2 पॉइंट हमें मिल गए चेक करने के लिए, तो हम पहले चेक करेंगे -3 पे कि इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है नहीं, फिर हम +3 पे चेक करेंगे। तो -3 पे चेक करते हैं। तो -3 पे सीधा साधा पहले एफ ऑफ -3 उठाओ। सीधा साधा एफ ऑफ -3 पे क्या है, ये इक्वल टू का साइन है, ये दिखाता है कि -3 पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो एक्स आएगा उसकी जगह आप -3 रख दो, फिर ये +3, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है। मॉड होता है तो माइनस निकल के पॉजिटिव आ जाएगा, देन 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ओके। अब अब -3 से थोड़ा सा मुझे ना पहले जाना है, तो -3 देन +h, क्योंकि मुझे इससे थोड़ा सा ऊपर आना है। तो जब मैं इससे थोड़ा सा ऊपर आऊंगी, देन इट वुड बी व्हाट, -3 प्लस का h हो जाएगा, एंड देन प्लस का 3 है। ठीक है, तो h कैसे जाएगा, यहाँ पे 0 को टेंड कर जाएगा h, तो यहाँ पे और फिर क्या होता है, 3 बाहर निकलेगा यहाँ से, 3 + 3 क्या होता है, ये भी 6 हो गया। अब ऐसे ही आप -3 -h करोगे, यार जगह नहीं है। एफ आप जब करोगे ना -3 देन -h, तो जब आप मॉड में करोगे -3 -h, तो इट विल बिकम 3 + h हो जाएगा ये। ठीक है ना, 3 + h, एंड देन ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये भी आपका आंसर 6 आएगा कि h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और ये मैं बताऊँ, अगर ये आपको कंफ्यूजन हो रही है ना इसको सॉल्व करने में, तो आप क्या किया करो, ये मॉड है ना, ये ऐसे कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3 -h, ऐसा हो जाएगा। और फिर ये वैल्यू बाहर निकलेगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 3 -h हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, 3 + 3 6। तो यानी कि -3 पे तो ये क्लियर हो गया कि ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है। अब +3 पे आप चेक करोगे। +3 पे आप ऐसे ही चेक करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी आपको? मुझे तो नहीं लगता होगी। ठीक है। मैंने -3 पे चेक करके बता दिया, +3 पे आप चेक करना, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। अब +3 पे अलग फंक्शन बन जाएगा। देखो 3 आप क्या लोगे, आपको लेना पड़ेगा एफ ऑफ 3 पे एक वैल्यू आएगी। ठीक है, एफ ऑफ 3 प्लस पे जब आप, मतलब जब आपका जो एक्स होता है वो 3 से बड़ा होता है, यानी कि ये वाला, तो देखो ये वैल्यू आएगी 6x + 2। ठीक है, और फिर 3 माइनस पे एक अलग फंक्शन का वैल्यू आएगा जो 3 से छोटा है आपका एक्स, दैट इज व्हाट -2x। इससे आगे मैं नहीं बताऊंगी भैया। 3 + h नहीं रख सकते एक्स की जगह,
3 माइनस है, यहाँ पे x है, 3 माइनस h नहीं रख सकते वेयर h टेंड्स टू 0। सिंपल है ना। देयर इज नो स्पेशल नीड फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स कि मैं एक एक चीज आपको सॉल्व करके बताऊं। ठीक है ना। एक मैंने पॉइंट सॉल्व किया, देन सेकंड आप खुद सॉल्व करोगे। देखो ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है यार, ये कायदे में कर लेना चाहिए, पर मैं फिर भी आप लोगों को ये वाला मैं बता देती हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील, ये भी सिंपल सा है, पर मैं बता देती हूँ। कहाँ चेक करनी है? जीरो पे चेक करनी है। जो कुछ नहीं दिया जाता ना, ये साइड में नंबर दिया जाता है, इन्हीं पे चेक करनी होती है। जीरो पे तो आपको पता ही है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो जीरो माइनस एच पे कर लो फिर। जीरो माइनस एच करोगे, एक्स की जगह क्या होगा? जीरो माइनस एच मॉड में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो माइनस एच। ऊपर जो मॉड आप करोगे तो माइनस एच का जो मॉड होगा वो प्लस एच, और दिस इज व्हाट माइनस एच। तो ये आ जाएगा आपका माइनस वन। ओहो, यहाँ से दिख गया कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एल एच एल है वो आपका एफ ऑफ जीरो के बराबर या एफ ऑफ सी के बराबर नहीं है। आप आर एच एल भी पर एक बार निकाल लो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच। तो जीरो प्लस एच आप करोगे तो जीरो प्लस एच हो जाएगा ये मॉड में, एंड देन नीचे एच हो जाएगा, तो एच और एच बाहर आ जाएगा, एच अपॉन एच, तो ये वन आ जाएगा जी। तो जो वैल्यू आपकी ओवरऑल आई वो आई माइनस वन, नॉट इक्वल्स टू जीरो, इज नॉट इक्वल्स टू प्लस का वन। तो ये आपका डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा, ये डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है। अब क्या आप ये नहीं कर सकते हो? बताओ, क्या आप ये कर नहीं सकते हो? होमवर्क में करना, एंड देन इसका जो आंसर है मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, कि क्या ये x जीरो पे कॉन्टिन्यूस होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि मैंने पीछे आपको करके पहले से ही बता दिया है। ठीक है जी। ये भी वैसा ही है, तो चलो मैं कर दे रही हूँ, वरना आप लोग कहोगे मैम तो खुद सॉल्व करती नहीं है, हम ही से करवा रही हैं सारे। कोई नहीं, इट्स ओके। ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है भाई, सीधा साधा फंक्शन है, वन पे चेक करना है, कुछ नहीं दिया, वन पे चेक करना है। कुछ है भी क्या? एफ ऑफ वन, ठीक है, फिर एफ ऑफ वन का नेगेटिव, एंड देन एफ ऑफ वन का पॉजिटिव, बस तीन चीजें निकालनी है, तीनों बराबर आ जाए तो भाई कॉन्टिन्यूस है, तीनों बराबर नहीं आ रही तो डिसकॉन्टिन्यूस है, सिंपल एज इट इज यार। तो चलो एफ ऑफ वन आप करो, तो एक्स की जगह सिंपल सा वन रख दो, जीरो। ठीक है ना, इतना तो मैं बता दें, जैसे वन की पावर टेन होता है ना, माइनस वन है, तो वन की पावर आप कुछ भी रखोगे वन ही आता है। ठीक है, वन और वन आपका क्या आ गया? जीरो आ गया। ऐसे किया है मैंने। ठीक है, ओके। अब वन प्लस पे करेंगे, तो कुछ नहीं है यार, एक्स की जगह वन प्लस कर दो, वन प्लस एच इज इक्वल, अब पावर में टेन, सॉरी, तो ये हो जाएगा वन प्लस एच की पावर टेन। अब आप पूरा इसका ये मत सोचना कि आप इसका खोलोगे, कि पावर आप बायनोमियल थ्योरम से खोलो, इसकी कोई नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एच आपका होगा वो टेंस टू क्या है? जीरो है। तो अल्टीमेटली वन की पावर टेन ही लिखा हुआ है, दैट मीन्स व्हाट, वन माइनस वन, दैट इज व्हाट जीरो। तो ये मत सोचना कि भाई मेरे को इसका पूरा बायनोमियल खोलनी पड़ेगी या कुछ खोलना पड़ेगा, क्योंकि एच आपका जीरो को टेंड करता है। ठीक है ना, इसीलिए तो हमने ऐसा माना ही है, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन हो वो सिंपल हो, इसीलिए हम लोग जीरो मान के चलते हैं। ऐसे जब आप वन माइनस एच करोगे, यहाँ पे वन माइनस एच आ जाएगा, टेन देन माइनस वन, तो अल्टीमेटली ये माइनस वन दैट इज व्हाट, जीरो। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इसका एल एच एल बराबर आर एच एल और एफ ऑफ जीरो, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, डन डन आ डन डन, डन डन आ डन डन। ओके, ये क्वेश्चन ना इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ये सीरियसली इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग ऐसे पड़ता है, देखो इसमें कहते हैं कि वैल्यू बताओ आप लेमडा की, आपको फंक्शन दे रखा है, अब आपसे कह देगा कि ये कॉन्टिन्यूस है ही पहले से। अभी हम लोग निकालते थे कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, इसमें आपसे पहले ही कह दिया गया कि कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस है तो हम सीधे सीधे कह देंगे यार, जीरो का नेगेटिव, जीरो, जीरो का पॉजिटिव, ये तो इक्वली होगा, हम एक ही चीज जानते हैं।
बस आप कोई भी कहानी दे दो क्वेश्चन में, हम एक चीज जानते हैं, उसी के बलबूते पे सब कर देंगे। बस खत्म बात। अब बस कुछ नहीं करना है, इसी की वैल्यू रख दो कि भाई जीरो की नेगेटिव एफ ऑफ जीरो। आप कर दो, चलो ठीक है भाई। तो एफ ऑफ जीरो हम निकालते हैं पहले, क्या होता है जीरो पे, क्या है ये चीज है यार, जीरो पे आपका जब ये फंक्शन है आपका लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, तो जीरो पे तो आप डायरेक्ट ही जीरो रखोगे तो एग्जैक्टली जीरो ही आएगा, कोई इसमें था ही नहीं। जीरो प्लस देखते हैं, जीरो प्लस पे आपका जो फंक्शन है वो है फोर एक्स प्लस वन। दैट मीन्स फोर एक्स की जगह आप रखो, क्योंकि जीरो से मैं बड़ा देख रही हूँ तो मैं जीरो प्लस एक्स करूंगी ही करूंगी। देन प्लस वन, जहाँ पे आपका जो एच है वो टेंस टू क्या है, जीरो है, तो अल्टीमेटली ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो है। या फिर आप ऐसे कर दो फोर एच प्लस वन, ठीक है ना। फोर एच प्लस वन है, जहाँ पे एच आपका जीरो है, तो ये आपका फंक्शन जो है ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो आपका वन आएगा आंसर, आंसर वुड बी वन। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आप कुछ दिमाग मत लगा, जो आपको जितना पता है ना बस उतना करते जाओ। माइनस निकाल दो, एक्स ऑफ ये है जीरो माइनस एच, तो लेमडा की जगह आप रखोगे, क्या रखोगे आप वैल्यू लेमडा की जगह, लेमडा की जगह रखोगे आप जीरो माइनस एच। देखो जीरो माइनस एच है ना, तो डायरेक्टली हो जाएगा एच स्क्वायर टू एच, जो भी है। यहाँ से ना आपको अब चीजें समझ में ऐसे आएंगी कि ये अल्टीमेटली ना ये तीनों चीजें ना बराबर होनी चाहिए। थर्ड वाले की तो कोई खैर कोई नीड ही नहीं है। मैंने देखो क्योंकि ये फर्स्ट ही था वैसे ही थर्ड था, एच स्क्वायर माइनस टू एच है, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया है। ठीक है ना। देखो अब क्या है ना, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू निकालना है आपको, तो यार क्या करना पड़ेगा, रुको जरा। आई थिंक ना इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जैसे कि लैम्डा है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है, ठीक है। तो एक्स कॉमन ले लो, देन एक्स माइनस टू आ गया आपका, ठीक है ना। देन या फिर डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि जब तीनों वैल्यू इक्वल होती है ना, तो जैसे कि लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ये हो जाएगा और ये वन के बराबर हो जाएगा। यस, दिस विल इक्वल्स टू वन, क्योंकि एल एच एल इक्वल्स आर एच एल इक्वल्स टू एफ ऑफ सी होता है। ठीक है। तो एक कंडीशन ये बनेगी और एक कंडीशन आपकी ये बनेगी। ऐसा होता है ना कि जब आपको दो वैल्यूज दी जाती है ना, प्रोडक्ट दी जाती है, या तो फिर लैम्डा जीरो होगा या फिर ये चीजें जीरो होंगी, ये चीज होती है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज बनती है, जैसे मैं आपको बता दूं, लैम्डा है और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है। जैसे कि देखो लैम्डा हो गया एंड देन ये है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये एक जीरो पे आएगा, और एक बार इसी चीज को ना वन के बराबर भी लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम दो चीजें हैं ना, एक बार जीरो भी दे रहा है ये, एक बार वन भी दे रहा है। यार रुको जरा यार, जीरो कहाँ दे रहा है ये। ये डायरेक्ट वन आ रहा है तुम लोगों का, ठीक है। अरे तो लेमडा का वैल्यू वन हुआ यार, क्योंकि जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है, तो मैंने जीरो पे जब मैं वैल्यू देखूंगी तो मैं एक्स की जगह जीरो जीरो रखूंगी तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। जब मैं जीरो पॉजिटिव पे बात करूंगी तो फिर मेरे को वन मिलेगा, ठीक है। जब मैं जीरो नेगेटिव पे बात करूंगी तो तब भी मेरे को जीरो मिल रहा है। तो फिर मैं ना इसको इक्वल करूंगी, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू वन होगा। तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पे वन आएगा। यस, तो लेमडा का वैल्यू वन आएगा, पर आप रुक जाओ यार, मैं इसमें ना श्योर नहीं हूँ अभी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो इसको आप छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैं इसको ना बाद में देखूंगी, अभी ना इसको छोड़ दो, मैं इसको बाद में देखूंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको बता दूंगी सॉल्व करके। वैसे तो लैम्डा का वैल्यू वन आना चाहिए, बट मैं आपको गलत नहीं पढ़ाना चाह रही हूँ, तो मैं इसको एक बार रिचेक कर लूंगी इस क्वेश्चन को, ठीक है, फिर पढ़ा दूंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ही देखो नाम से समझ में आ रहा होगा, इंटीजर का मतलब होता है, इंटीजर का मतलब आपको पता है ना इंटीजर क्या होता है। इंटीजर का मतलब होता है कि सिर्फ एक वैल्यू होती है, ये ये इंटीजर हो सकते हैं। क्या 1.1 इंटीजर है,
1.2, 2.2, ये कोई भी इंटीजर नहीं होते हैं रूट में। इंटीजर नहीं होते हैं। इंटीजर का मतलब होता है सिंपल से जो नंबर होते हैं एग्जैक्ट नंबर। हाँ, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, और हाँ ज़ीरो भी आपका होता है। ये सारे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स होते हैं, पर ये पूरी एक एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, दैट आर इंटीजर। ठीक है, दैट्स इट। तो इसी चीज़ को डिफाइन करके ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक बनाया गया है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ग्रेटेस्ट इंटीजर से। जो हमने ये पढ़ा था ना, ये था आपका मॉड। इससे कोई भी फंक्शन होता है ना, वो हमेशा बाहर पॉजिटिव ही निकलता है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कैसा भी हो, हमेशा पॉजिटिव निकलता है। इससे कोई भी आपका जो फंक्शन होता है वो इंटीजर की फॉर्मेट में ही निकलता है। मतलब कि ये कि अगर इंटीजर है तो वो इंटीजर ही निकलेगा। अब मान लो 1.1 है, तो अपने से ना एक कम लेता है, वैल्यू हमसे कम लेता है, 1.1 है ना। तो अब 1.1 बताओ कि 1.1 के आसपास का जो इंटीजर है वो कौन सा है, अपने आप खुद ही बताओ। वन पर अपने एकदम से क्या करेगा ना, वो इंटीजर को पकड़ेगा कि यार मेरे को तो इंटीजर चाहिए, मैं पॉइंट में रह ही नहीं सकता, किसी और मैं फॉर्म में ही नहीं रह सकता। तो मान लो मेरा 1.1 है, तो मैं किसे पकड़ूंगा, 1.1 किसके पास है, 2 के पास है या 1 के पास है, 1 के पास है ना। तो ये 1 को पकड़ेगा सीधे के सीधे, अपने से कम वाले इंटीजर को पकड़ता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 2.1 बोलती, मैं मान लो ये बोलते, तो इससे कम वाला इंटीजर कौन सा है, 3, तो इससे बड़ा इंटीजर हो जाएगा। तो 2.1 से 1 से कम इंटीजर कौन सा हुआ, 2, तो 2 आ जाएगा। समझ रहे हो आप। 1.5 है, तो 1.5 से कम इंटीजर कौन सा होता है, यहाँ पे लाई करेगा 1.5, 1 इससे कम इंटीजर, तो इसका भी 1 आंसर आएगा। 1.6 इसका जो इंटीजर लोगे तो उसका भी आंसर 1 आएगा। ये चीजें चलती जाती हैं, ठीक है, पॉजिटिव में। लेकिन अब नेगेटिव में अगर मैं बोलूं, नेगेटिव का क्या सेंस है, तो नेगेटिव का भी देख लो भाई। नेगेटिव में भी क्या होता है ना कि अपने से कम वाला लेते हैं, जैसे कि मान लो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ठीक है ना। तो मान लो कोई भी वैल्यू आपको मिली दैट इज 1.5, ये पॉजिटिव नहीं है। अगर पॉजिटिव 1.5 होता तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे कम वाला होता है, तो दैट मीन्स 1 आ जाता। लेकिन अब क्योंकि -1.5 है, तो अब इससे आप बताओ, क्या -1 आएगा या -2 आएगा। -1 तो -1.5 से बड़ा होगा ना, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -2 आएगा। क्या आएगा, -2 आएगा। समझे जी। समझ रहे हो। अब जैसे कि आप एक चीज देखो यार, पॉजिटिव में दिक्कत नहीं होती है, पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4 जो भी है, तो आपका जो वैल्यू मान लो आता है, आया आपका वैल्यू, आपने इसमें वैल्यू दिया मेरे को 1 पॉइंट करके कुछ भी दिया, इससे यहाँ तक वैल्यू जो भी आएगा ना वो 1 पॉइंट में ही तो आएगा। 1.2, 1.3, 1.4 जो भी है, तो अपने से कम वाला इंटीजर लेंगे तो 1 ही आएगा उसका। समझ रहे हो आप। अब ऐसे ही यार 2 और 3 के बीच में अगर आप लेते हो, 2 और 3 के बीच में, तो 2.1, 2.2, 2.3 जो भी है, तो इससे कम वाला इंटीजर क्या है, 2 ही तो है, वही आएगा। ऐसे 3.4 पे तो 3 आएगा, 4 के आगे लोगे तो उसका 4 आंसर आएगा आपका। ठीक है ना। अब वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ नेगेटिव की, तो ये जैसे कि -3 हो गया, -2 हो गया, देन -1 हो गया। मान लो कि ये माइनस इधर जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1.2, -1.3, -1.4। तो अब आप मुझे बताओ कि इससे ये वाली वैल्यू बड़ी होती है या ये वाली वैल्यू बड़ी होती है। मतलब 1 और 2 में बड़ी कौन, और -1 और -2 में बड़ी कौन। 1 और 2 में बड़ी तो 2, और -1 और -2 में ये वाली बड़ी हो जाती है ना। तो यहाँ पे ये वाली अब बड़ी हो जाएगी, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं छोटा इंटीजर आता है, हमें तो छोटा इंटीजर आता है। तो अगर ये वाली लाइन ना, तो इससे छोटा वाला आएगा, दैट इज व्हाट, -2। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं करूँ -2.1, -2.2, -2.3 जो भी है कहानी, तो -2 तो बड़ा इंटीजर होगा ना, हमें छोटा चाहिए, तो छोटा कौन आता है हमसे पहले, बाद में -3 आता, तो इसका आंसर -3 में आ जाएगा। सिंपल है, देख लो इसके ग्राफ में।
ठीक है ना। अब जैसे कि ये था माइनस का 1.1 है, देखो तो माइनस का 2 आया कि नहीं आया। माइनस का 1 इंटीजर का तो इंटीजर ही रहता है। 0.9 है माइनस का, देख 0.9, तो इससे माइनस का 0.9 है तो आप 1 करोगे। आप समझ रहे हो, माइनस का 0.9 है तो आप जैसे 0 करोगे तो उससे बड़ा है ना 0, तो उससे कम आना है, पीछे आना है -1 की तरफ। 0.5 -1, 0 -1 0। अब लेकिन 0.5 है तो उससे कम क्या होगा, पॉजिटिव 0.5 है तो 0 हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा वो। ठीक है, 1 का 1 होता है और प्लस में 1.1 का फिर कम हो जाता है तो 1 हो जाता है। इसका ग्राफ भी आप देख सकते हो, ये देख लो ग्राफ। आप देख रहे हो ना, जैसे 1 इंटीजर है तो पीछे की सारी वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज होगी उसका एक ही इंटीजर होता है। जैसे कि आप ये वाला ग्राफ देखो, मेन में पेन चला नहीं सकती हूँ, आप देखो कि 0 पे डार्क है, 1 पे डार्क नहीं है। क्यों ऐसे डार्क नहीं है? क्योंकि 0 से लेके 1 तक आप जो भी वैल्यूज होंगी ना, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 0 ही होगा, 1 नहीं हो सकता ना। 1 से लेके 2 तक जो भी वैल्यूज होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 ही होगा। 2 से 3 होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा। ये चीज है। तो ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है ना। अभी यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूटी उसकी दिखानी है। आप सिंपल तरीके से दिखा सकते हो। डिसकंटिन्यूटी के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम सी ले लेंगे, सी को बोलेंगे सी एक इंटीजर है, हम कह देंगे एफ ऑफ सी बताओ, तो c माइनस सी वो तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर तो इंटीजर होता ही है। रुको मैं आराम से कर लेती हूँ। देखो, तो मैं कहूँगी g ऑफ c निकालो, तो x की जगह c रखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c, c यहाँ पे आपका इंटीजर है, c माइनस सी 0। अब मैं कहूँगी c ऑफ g पॉजिटिव बताओ, तो c माइनस सी प्लस एच। अच्छा, सी लेना पड़ेगा कि सी हमने पॉजिटिव रियल नंबर लिया, क्योंकि पता, अगर आप नेगेटिव लेते हो तो उसकी अलग कहानी होती है, वो माइनस में जाता है। पॉजिटिव लेते हो तो उसकी अलग कहानी होती है, तो हमने सी पॉजिटिव नंबर लिया है। देन सी प्लस एच हो जाना है, तो सी प्लस एच का भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, आई थिंक वो शायद सी ही होता है ना। मैंने कुछ लिया, मान लो मैंने सी 1 लिया है, तो मैं 1 प्लस एच का अगर लूंगी तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 1 ही आएगा यार। सिंपल है। अगर मैं सी माइनस एच लेती हूँ, ओ सो सॉरी, सी प्लस है ना, तो सी प्लस एच हो गया। हाँ, इधर भी तो प्लस एच होगा भाई। सी माइनस एच लेती हूँ तो दैट इज व्हाट, सी माइनस एच हो जाएगा आपका, तो ये आपका माइनस में आएगा। सी माइनस एच हो गया, एंड एच तो आपका भाई 0 को टेंड करेगा। रुको यार, क्वेश्चन क्या है? show that the function defined by gx x is discontinuous at all integral point। अच्छा, इंटीग्रल पॉइंट पे निकालना है ना, कि इंटीजर से पहले ने, ओ सो सॉरी यार, रुको इसका आराम से कर सकते हो। इसको मैं डायरेक्ट समझाती हूँ, डायरेक्ट ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। कहते हैं ना कि ऑल इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, इसको पीछे से समझो आप, यू कैन अंडरस्टैंड बाय अ बेटर वे। देखो, इंटीग्रल का मतलब यहाँ पे मैं बताऊँ आपको क्या होता है। अब आप देखो, मैं पेन, रुको पहले ही पेन चला लेती हूँ तब तुम्हें समझ में आएगा। कि जैसे कि देखो, ये एग्जांपल देखना, जैसे 1 देखो, अरे यार रुको, जैसे कि देखो 1 देखना, ये 1 है ना। 1 से पीछे जो भी होगा उसका वैल्यू अलग होगा, 1 से आगे जो भी होगा उसका वैल्यू अलग हो जाएगा। आप समझ रहे हो? देखो कैसे, क्योंकि क्वेश्चन आपको अलग दिया गया है यार। क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाई, क्वेश्चन आप सकते क्या कहता है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इज एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट पूछा है, हर पॉइंट पे नहीं पूछा है। वो सिर्फ उसे पूछा है इंटीग्रल पॉइंट पे कैसा होता है। इसीलिए जब आप पीछे आप ग्राफ देखोगे तो बाकी सारा वैल्यू कवर किया गया है, पर जो पॉइंट है ना उसको कवर हमने इसीलिए नहीं किया है। वो पॉइंट कवर हमने इसीलिए नहीं किया है क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट आपके, वैसे तो ग्राफ दूर से देखने में लग रहा है डिसकंटिन्यूअस है, पर यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस है। आप ये नहीं बोल सकते यहाँ से अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, पर वो पर्टिकुलर पॉइंट आपका डिसकंटिन्यूअस है।
आगे पढ़ते हैं, आगे बताती हूँ कैसे क्या है। देखो जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, वन वाला एग्जांपल लेते हैं। आप एक बताना मेरे को बात, ठीक है? ग्राफ से समझाती हूँ। जैसे कि वन है, ठीक है ना? एंड दिस इज व्हाट योर जीरो एंड दिस इज व्हाट योर टू। ओके, अब वो मुझे ना वन पे चेक करना है। मैं बात करती हूँ, मैं वन पे बात करेंगी। वन यार कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है? मैं कहती हूँ यार वन के पीछे का एक नंबर लो, ठीक? वन के आगे का एक नंबर लो एंड वन पे लो। तो वन पे तो वन ही है, वो हमें पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसमें कोई ऐसा कुछ फंक्शन वंक्शन होता नहीं, सिंपल सा ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंपल सा ही एक्स होता है। तो वन से पीछे मैं लेती हूँ, वो क्या आएगा मेरा? 0.9, 0.99999, 0 ज्यादा से ज्यादा 888 वाला। तो जितने भी ये जीरो वाले हैं, इनका ग्रेटेस्ट सीधा सीधा जीरो आ जाएगा। मैं कहूंगी ना 0.99999, कितना भी चला लो भाई, इससे बड़ा नहीं आ सकता, इससे छोटा ही इंटीजर आएगा, वो आ जाएगा जीरो। समझ रहे हो आप? और वन पे तो वन है ही, और वहीं पे आप 1.0000001 भी करते हो ना, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आप वन प्लस आप बात करोगे तो वो वन आएगा, क्योंकि वो वन से बड़ा हो गया है अल्टीमेटली। तो वन से बड़े पे वन आ रहा है, वन पे वन आ रहा है, तो वन से जैसे आप थोड़ा सा भी नेगेटिव जाते हो, देन आपका इंटीजर कैसा आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसलिए जो इंटीजर्स होते हैं तो ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो आप अगर आप इनके ग्राफ देखोगी ना, तो इनके ग्राफ भी ऐसे ही रहते हैं कि भाई अगर यहाँ पे वन है तो वो मैं कॉन्टिन्यूस नहीं है, पीछे सारी वैल्यूज लेगा ये, सारी वैल्यूज लेगा ये, जीरो भी लेगा, हर वैल्यू लेगा, कोई भी वैल्यू आएगी उसका एक ही आंसर होगा। पर वन आपका वो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वन वन के आगे वाली वैल्यू और वन के पीछे वाली वैल्यू सेम नहीं है। आगे वाली भी सेम हो सकती है वन वाली, पर इसके पीछे वाली सीधे जीरो पे चली जाएगी, इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अब ऐसे यहाँ पे जैसे आप टू की बात करते हो, तो टू पे मान लो कोई भी वैल्यू आ रही है, तो टू पे जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, पीछे का पूरा कॉन्टिन्यूअस रहेगा उसके लिए। ऐसे जब आप थ्री की बात करते हो, थ्री पे आपका क्या रहेगा? डिसकंटिन्यूअस रहेगा, पीछे का सारा आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा। फोर पे जब आप बात करते हो, फोर पे तो उसका आपका डिसकंटिन्यूअस रहेगा, पीछे का सारा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। इसीलिए जो इसका ग्राफ है वो ऐसे बनता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करता है और ये डिसकॉन्टिन्यूटी उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिफाइन कर रहा होता है। देख सकते हो आप इसका ग्राफ, है ना? अंडरस्टूड? तो ये हो गया। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि मैंने पहले पीछे बोला, क्वांटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या सेंस होता है? क्वांटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखो, सबसे पहली बात होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही कौन सी होती है? साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स। आपकी छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती हैं, और हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपना अपना एक नेचर होता है। इनका अपना अपना डोमेन होता है, जिस डोमेन में ये पार्ट करती हैं, पार्ट मतलब बिहेव करती हैं। इनका अपना अपना रेंज होता है, अपनी अपनी अलग अलग सबकी डोमेन होती है, किसी की सेम नहीं होती है, मतलब अलग अलग अपनी अपनी डोमेन होती है, अलग अलग अपनी रेंज होती है। ठीक है ना? तो हर किसी का नेचर अलग होता है, तो उसका ग्राफ भी अलग होता है। क्योंकि हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, मैं आपको यहाँ पे बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ क्या सेंस होता है। देखो, जैसे कि साइन एक्स है। अब जो साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से जा रहा है आपका ये। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका जो भी साइन एक्स का जो डोमेन के अंदर ही है, तो क्या ये कहीं भी डिसकंटिन्यूटी आपको शो कर रहा है? क्या कहीं भी ऐसा ब्रेक हो रहा है, या कहीं ऐसे चल के ऐसा ब्रेक हो गया, या कहीं आधा आधा पीला है, ऐसा कुछ है? ऐसा है या कहीं? नहीं ना? तो क्या आप बोल दोगे कि ये अपने जैसा जो इसका डोमेन है ना, उस डोमेन में पूरा कॉन्टिन्यूस बिहेव करता है साइन एक्स? कॉन्टिन्यूस है, सिंपल है ना? ग्राफ से हमने डायरेक्ट बोल दिया, हम क्यों चेक करें, हमने डायरेक्ट बोल दिया। ओवरऑल बोल रही हूँ मैं। तो क्या cos x भी कॉन्टिन्यूस है? क्या tan x कॉन्टिन्यूस है? क्या cot x,
cosec x कहीं ब्रेक दिख रहा है? नहीं, देख sec x में या tan x में देखो, ये पॉइंट्स, ये डिस्कॉन्टिटी के पॉइंट आएंगे ये। चेक करना पड़ेगा ना यहाँ पे। ये तो साफ साफ डिस्कॉन्टिटी के पॉइंट है। ये आ गया यहाँ पे, नेचर चेंज हो रहा है भयंकर वाला, ये देखो, ये देखो, ये ग्राफ से बहुत अच्छे से पता चल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सडन चेंज आ जाए ये, या फिर ऐसा चल के ऐसा आ रहा है, ऐसा चल के जैसा भी आ रहा है, तो ये सडन चेंजेस होते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं क्वांटिटी और डिसक्वांटिटी। सिंपल सा बहुत ही स्लो कर्व है, स्लो चेंजेस है या स्ट्रेट लाइन है, तो उस पर क्वांटिटी डिसक्वांटिटी का कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ना याद रखने की कोई ऐसी नीड नहीं है। मैंने आपको ना पहले बताया था, सिंपल सा था कि जैसे कि साइन एक्स बाई एक्स, और जब आपका एक्स टेंस टू जीरो होगा, वैल्यू क्या आती है? वन आती है। पता है ना ये? क्या आपको रूल्स पता है कि जब आपका जीरो बाई जीरो की फॉर्म बनती है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, न्यूमरेटर का अलग करते हैं, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। बस ये दो कॉन्सेप्ट हैं, यही आपके काम आ जाएंगे। तो वही उठाओ क्वेश्चन और करो सॉल्व। जैसे कि आप मुझे बता दो मुझे कौन सा करना है। चलो मैं दोनों ही कर देती हूँ। फर्स्ट वाला देखते हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी वेयर, जो भी है। देखो, जो भी होता है ना, जहाँ पे नेचर चेंज हो रहा होता है वहीं पे हमें चेक करना होता है। तो हमें और पॉइंट की कोई ऐसी नीड नहीं है कि हम चेक करें, हम सिर्फ जीरो पे यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका नेचर चेंज हो रहा होता है। तो सबसे पहले एफ ऑफ जीरो पे जब हम देखेंगे, जीरो पे क्या है, एक्स प्लस वन है, तो एक्स की जगह आप जीरो रखोगी तो आंसर क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। ठीक। तो जीरो प्लस पे जब आप करोगे तो जीरो प्लस पे भी आपका एक्स प्लस वन ही रहेगा। तो एक्स की जगह आप रखोगे जीरो प्लस एच प्लस वन, जहाँ पे एच आपका जीरो को टेंड कर रहा होगा, तो भी इसका आंसर क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एफ ऑफ जीरो माइनस की। तो जब आप जीरो माइनस आप करोगे तो जीरो माइनस पे साइन एस है, तो जब साइन एक्स की जगह आप करोगे जीरो माइनस एच, डिवाइड में एक्स की भी जगह का करोगे आप जीरो माइनस एच, तो साइन ऑफ माइनस एच क्या होता है? माइनस साइन एच। डिवाइड में ये माइनस साइन एच, ये कट जाएगा, कट जाएगा, और एच टेंस टू व्हाट? जीरो। और जब ये जीरो होता है तो वैल्यू क्या आती है? वन आती है। पता है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये। जैसे नहीं पता है वो लिमिट वाली क्लास कृपा करके देख ले। तो ये कैसा हो जाएगा? ये फंक्शन आपका ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ये तो कॉन्टिन्यूस हो गया, तो इस पे कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं। ठीक है ना जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस पे भी वैसा ही चेक करना है। अब इस पे थोड़ा सा अलग है। अब एक क्वेश्चन में पता क्या है कि x बराबर जीरो है, और x बराबर जीरो पे दोनों पे ही ये चीज वैल्यू आएगी, तो एफ एक्स बराबर जीरो पे तो जीरो ये दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है हमें क्या दिखाना। जीरो माइनस एच है ना, तो अच्छा पॉजिटिव में कर लो, तो जीरो प्लस एच है, तो दैट इज व्हाट, एक्स की जगह आप डायरेक्ट लिख दो जीरो प्लस एच का स्क्वायर, साइन ऑफ वन अपॉन जीरो प्लस एच हो जाएगा। यहाँ पे आया आपका एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच। एच टेंस टू जीरो, कोई फॉर्मेट बन रहा है क्या? ये अगर आप एच पे जीरो डालोगी तो साइन इन्फिनिटी बन रहा है, और ये बन रहा है आपका इन्फिनिटी इंटू जीरो। ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी का किसी में मल्टीप्लाई कर दो तो इन्फिनिटी आता है, जीरो का किसी में मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो आ रहा है, एकदम से उल्टा। क्या किया जाए? वही किया जाए जो मंजूर खुदा होता है। एक एच को अपने पास रखो, ब्लैंक स्क्रीन पे पढ़ा दे रही, तो एक एच को अपने पास रखो, एक एच को नीचे ले जाओ, साइन वन अपॉन एच है, डिवाइड में ये भी आपका क्या हो जाएगा? वन अपॉन एच। आर यू सीरियस? साइन वन अपॉन एच है ये, रुकना जरा, साइन वन अपॉन एच है, ओहो। तो बेटा इसका थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, इसका वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। एच है ना, ये साइन वन अपॉन एच हो गया, तो ये भी वन अपॉन एच हो गया, तो एच टेंस टू जब आप जीरो करोगी तो ये तो जीरो होगा ही होगा। तो ये जो है आपका, अगर मैं देखूं तो साइन वन अपॉन एच, तो देखो साइन इन्फिनिटी होता है एक्चुअली, और ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। और ये डिवाइड में क्या होगा? ये तो डिवाइड में यार इन्फिनिटी हो जाएगा ये तो।
अरे नहीं यार, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। देखो इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताऊं कैसे होगा। सही है, ये मैंने सॉल्व कर दिया, ये मैं होमवर्क में देने वाली थी। दिस इज नॉट फॉर द होमवर्क, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एक्चुअली दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखो एच स्क्वायर है और साइन होता है ये आपका 1/h होता है, ठीक है। एच टेंस टू जीरो, तो पहले डायरेक्ट वैल्यू रख के देखते हैं। पहले ना डायरेक्ट वैल्यू रख के देखते हैं। आप डायरेक्ट वैल्यू आप रखो। आप जब डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो आप ये कहोगे कि यार देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं। साइन इन्फिनिटी ना, इन्फिनिटी नहीं होता है। कैसे? साइन का डोमेन जो होता है एक अलग डोमेन होता है, जिसमें एक्स का वैल्यू हम रख सकते हैं। एक्स का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। और साइन की एक रेंज होती है कि जब आपकी जैसे पूरी वाई इज इक्वल्स टू आपका, जैसे कि वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स होता है ना, तो ना पूरी आपकी एक रेंज होती है कि यार इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका वैल्यू है वो 1 आ सकता है और कम से कम माइनस बना सकता है। इससे बाहर जाएगा ही नहीं। एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, इन्फिनिटी ले लो, माइनस इन्फिनिटी ले लो, 1 2 3 इन्फिनिटी प्लस 10 लाख प्लस 10 करोड़ ले लो, इससे बाहर जा ही नहीं सकता। तो यानी कि इसका क्या होगा कि साइन इन्फिनिटी का वैल्यू ना डिफाइंड हो जाता है। कि मतलब ये डिफाइंड नहीं होता कि वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, पर ये चीज़ डिफाइंड हो जाती है कि ये आपका मतलब इन्फिनिटी नहीं दे रहा, ये आपको फाइनाइट वैल्यू देगा, कोई भी देगा। -1 से लेके 0 और 1, मतलब जितने भी पॉइंट में जितने भी आते हैं, -1.222223 0 पॉइंट, ये सब वो सब सारी वैल्यूज देगा। बट -2 नहीं दे सकता, वो -3 नहीं दे सकता। इन्फिनिटी तो बहुत दूर की बात हो गई, इतना नहीं दे सकता। बस ये चीज़ आप ध्यान रखो, बस सिंपल है। अब कुछ नहीं है तो एच स्क्वायर है तो जीरो है, और यहाँ पे जब आप एच जीरो रखोगी तो यहाँ पे ना साइन इन्फिनिटी साउंड करेगा ये, तो ये अल्टीमेटली ये आपका जीरो को टेंड करेगा, जीरो। और ये सॉरी, जो साइन इन्फिनिटी जो होता है ना, एक फाइनाइट वैल्यू होता है। जीरो इंटू फाइनाइट वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। बस वही चीज है। तो ये जो आपका लास्ट आ जाएगा ना, एफ ऑफ जीरो, क्या कर रहे थे हम? एफ ऑफ जीरो माइनस कर रहे थे, एफ ऑफ जीरो माइनस हो जाएगा आपका जीरो, समझ रहे हो। और एफ ऑफ जीरो प्लस आपका क्या था? देखो एफ ऑफ जीरो माइनस तो जीरो हो गया भाई, ठीक है। एफ ऑफ जीरो भी जीरो था, और जीरो प्लस क्या था? जीरो प्लस आपने एच स्क्वायर किया, साइन 1/h किया। अच्छा सो सॉरी, हाँ जीरो प्लस एच भी देखो, जीरो माइनस आपका आ गया, जीरो माइनस आपका आ गया, ठीक है। अरे हमने जीरो प्लस किया है यार, माइनस नहीं किया, ठीक है चलो, जीरो प्लस आ गया आपका। अब सिमिलरली जीरो माइनस भी कर देते हैं। जीरो माइनस जब आप करोगे तो ना क्या होगा ना कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, साइन 1/x है, तो जब आप एक्स की जगह जीरो माइनस एच रखोगे तो माइनस एच हो जाएगा। नहीं रुको जरा, ये माइनस एच हो जाएगा, जीरो माइनस एच करोगे ना, तो यहाँ पे तो एच स्क्वायर आ जाएगा, पर ये माइनस बाहर निकल आएगा ना, साइन 1/h। इसमें भी पता है कोई सीन नहीं है, इसलिए सीन नहीं है क्योंकि एच जो आएगा आपका जीरो पे आएगा, ठीक है। और साइन एच जब आप एच टेंस टू, जब आप इन्फिनिटी कर रहे होगे तो एच तो आपका एच है। और फिर यहाँ पे लेकिन हाँ, लिमिट ना साथ ही रखते हैं, लिमिट कभी पहले नहीं रखते, लिमिट हमेशा साथ रखते हैं। जब आप एच टेंस टू जीरो आप करोगे तो ये तो आपका जीरो आ रहा होगा, माइनस भी है, और ये फिर आपका एक कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहा होगा। तो माइनस जीरो क्या होता है? माइनस जीरो तो जीरो ही होता है ना। तो बस सारी चीजें वही हो गई। तो यानी कि एफ ऑफ जीरो प्लस भी जीरो है, एफ ऑफ जीरो माइनस भी जीरो है, और एफ ऑफ जीरो भी जीरो ही है। तो यानी कि ये आपका फंक्शन कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? आई होप आपको यार समझ में आया हो। मैंने पूरी कोशिश तो करी है समझाने की। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पे, हम बहुत बेसिक पढ़ा है हमने। मेरा जब मैं पढ़ाती हूँ ना, मेरा बहुत मन करता है कि मैं और सुंदर सुंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पढ़ाऊँ। बट मुझे लगता है कि सिंस क्योंकि हम ये स्टार्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक लेके चलते हैं। तो अभी इसलिए सिर्फ और सिर्फ अभी एनसीईआरटी तक ही सीमित है। देन हम नेक्स्ट आएंगे, फिर हम आईआईटी वाला लेवल हम लेके आएंगे, आईआईटी मेंस जितना एडवांस तक नहीं कर रहे हैं। आईआईटी मेंस जितना पढ़ेंगे जिसमें आपका एनडीए कवर हो जाएगा, एनडीए तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, बस हमें उतना ही चाहिए, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको आगे और सुंदर सुंदर पढ़ाएंगे, मतलब मजा आ जाएगा पढ़ के आपको, ठीक है ना। ओके, बस यही मुझे आपसे चाहिए। कीप सपोर्टिंग एंड यस,
थैंक यू चैम्प्स। जय हिंद। अच्छे से पढ़ो, दिल से पढ़ो। लंबी क्लास हुई होगी, आई डोंट नो कितने टाइम की हुई है, बट मुझे ऐसा लग रहा है लंबी ही हुई होगी। तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना? ओके, बाय बाय, सी यू बच्चा पार्टी।